जो है विचार करते हैं यहाँ। प्रश्नावली 1-2। एक दशमलव दो के क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। देखिएगा, पहला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक संख्या है हमारी √5 और हमें ये बताना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो आइए देखते हैं। तो हमारी एक संख्या है √5, इसको हमें देखना है कि ये अपरिमेय है। हम पहले ये समझेंगे अपरिमेय में अंतर क्या है। तो परिमेय अपरिमेय में नगण्य अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर इतना होता है कि परिमेय अपरिमेय में सामान्यतया कैलकुलेशन में अंतर नहीं माना जाता है। वो क्या हो, समझिए थोड़ा सा। अब जैसे समझिए, परिमेय और अपरिमेय में अंतर बहुत माइनर सा है और कैलकुलेशन में परिमेय अपरिमेय को लगभग एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो समझते हैं कि क्या अंतर है। देखिएगा, यदि आपकी कोई संख्या है 22/7, तो जाहिर है ये 22/7 को आप P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, है ना। P = 22, Q = 7। तो ये पूरी संख्या जो है क्या है, परिमेय है। चूँकि आप जब 22/7 का जब भाग करते हैं तो चूँकि भाग सही नहीं कर पाते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो अपरिमेय होता है। तब इसको कुछ ऐसे समझते हैं। देखिए, 22/7 परिमेय है और जब आप 22 में आप 7 का भाग करते हो तो जो ये संख्या आती है ये जो है अपरिमेय है। क्यों? कारण ये है कि जब 22 में 7 का आप भाग करना शुरू करते हैं तो भागफल जो है रुकने का नाम ही नहीं लेता है, चलता रहता है। इतना चलता है कि आप महीने 2 महीने भी करो तो भी नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा चलता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। जब तक हमारी भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो हम कैसे कह देंगे कि हमारा आंसर जो है मिल गया। प्रक्रिया नहीं पूरी हो रही है। तो ये तो परिमेय है, लेकिन इसका परिणाम अपरिमेय। क्यों? 22/7 का कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाते हो, इसलिए वो अपरिमेय है। अब एक बात और होती है, यदि भागफल के दौरान कोई संख्या 2-3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मान लीजिए 273 ये बार बार अनंत आ रही है, ऐसी दशा में इसको परिमेय मान लिया जाता है। तो चूँकि 22/7 के में 2-3 अंक कैलकुलेशन के बाद फिर से वही संख्या रिपीट होती है, इसलिए इसको परिमेय मान लिया जाता है। वैसे परिमेय अपरिमेय में इस तरह का अंतर होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास सवाल ये है कि √5 जो है अपरिमेय है, ये हमें बताना है। तो पहला तो ये है कि जो अपना 5 है ये खुद क्या है, अभाज्य है। 5 अभाज्य है, यानी 5 का कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो जब आप 5 का रूट ऑफ निकालोगे, तो रूट ऑफ निकालोगे कैसे? रूट ऑफ उसका निकलता है जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है 25 आता है, इस संख्या का रूट जो है ये संख्या होती है। तो रूट किसी संख्या का रूट ऑफ निकालने के लिए ज़रूरी है कि उस संख्या का आप गुणनखंड कर सकें और समान गुणनखंड कर सकें। तो गुणनखंड ही नहीं हो रहा तो समान की तो बातें नहीं आ पा रही। तो हमारा 5 खुद अभाज्य संख्या है और 5 का जब आप रूट निकालेंगे तो जो संख्या आएगी, अभाज्य का तो गुणनखंड ही नहीं होता है। तो जब इसका गुणनखंड ही नहीं होता तो आप संख्या कैसे निकाल पाएंगे? जो संख्या आगे कैसी आएगी? जो संख्या है ही नहीं,
इस संख्या का अस्तित्व ही नहीं। भाई 5 का गुणनखंड होगा नहीं तो कोई संख्या आएगी नहीं। यदि आप किसी संख्या की कल्पना करते भी हैं तो संख्या क्या होगी, वो तो अनिश्चित संख्या होगी, और अनिश्चित संख्या को ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आगे इसको हम देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। अच्छा, अब आपका है √5। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तो यदि 5 एक परिमेय √5 एक परिमेय संख्या है, तो यदि आपका √5 परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। पता है ना, परिमेय संख्या की पहचान होती है कि यदि हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकें जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यदि 5 √5 परिमेय है, हम मान लेते हैं कि परिमेय है, तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, तभी तो हम कहेंगे। अब कंडीशन है a और b का कोई सहभाज्य नहीं होना चाहिए। मतलब a और b का कोई भी, यदि आप a का और b का HCF निकालो ना तो कुछ नहीं आना चाहिए। इनका HCF नहीं निकाल आना चाहिए। मतलब कोई ऐसी कॉमन संख्या ना हो जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो जो संख्याएं, जब दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है, इसमें भी है, a में भी है, b में भी, उसको हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, अब इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो हम 5 ले लेते हैं, और यही हमारा होता था HCF। तो a b का कोई HCF नहीं होना चाहिए। यदि दो और a और b में कोई कॉमन संख्या निकलती है, यानी इसका भी गुणनखंड 5 हो और इसका भी गुणनखंड 5 हो, तो दोनों का हम 5-5 कॉमन ले लेंगे, वो हमें हमारा HCF बन जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कब होगी, जब दोनों का HCF 0 होगा। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और फिर से इसको देख लेते हैं। तो कंडीशन ये है, a और b का कोई, a और b का कोई जो गुणनखंड है ना, गुणनखंड, सहगुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई सहगुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब है कि जो a गुणे 5 b गुणे 5 ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें भी हो इसमें भी हो, है ना। तो 5 के गुणनखंड में a और b का कोई सहगुणनखंड नहीं होना चाहिए। हमें यही निकालना है, हम आगे यही करेंगे। हम देखेंगे a के गुणनखंड में a का गुणनखंड होता ही कि नहीं, गुणनखंड होना नहीं चाहिए। a का गुणनखंड हो और a का भी गुणनखंड निकालेंगे, b का भी गुणनखंड निकालेंगे। दोनों के गुणनखंड को हम देखेंगे। यदि दोनों में कोई एक कॉमन संख्या मिलती है तो फिर ये जो है संख्या हम मान लेते हैं कि दोनों में यदि कोई कॉमन संख्या मिलती है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय नहीं है। तो हम ये देखना है कि a का गुणनखंड और b का गुणनखंड हम निकालेंगे, और a और b के गुणनखंड में देखें कोई समान संख्या तो नहीं मिल रही है। यदि समान संख्या मिलती है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो देख लेते हैं इसको हल करने के लिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए √5 बराबर a/b। हम ये मान लेते हैं कि a √5 परिमेय है।
तो रूट ऑफ 5 यदि परिमेय है तो कोई दो संख्याएं ऐसी होंगी जिन्हें ए और बी के रूप में हम लिख सकें, जिनका कैलकुलेशन करें तो √5 आए। अच्छा, अब देखते हैं, यदि √5 इज इक्वल टू a/b, तो अब ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b। यदि हमारा 5 परिमेय संख्या है तो ज़रूर p और q होंगे ऐसी दो संख्याएं जिनका इनका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो √5 आएगा, जहां b जो है 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त परिमेय संख्या की क्या है, इनका ये संख्याएं इनका और इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी a और b का HCF जो है, HCF नहीं कहना चाहिए, केवल हम CF ही कहें तो चलेगा, क्या है, कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई कॉमन, इसके गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता करना है कहीं ऐसा है तो नहीं, इसमें कोई कॉमन संख्या है तो नहीं, तो पता करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अब हमारा जो ये है ना एक समीकरण है ना, चूँकि √5 बराबर a/b, बीच में बराबर का चिन्ह जब होता है, इधर कोई संख्या होती है इधर कोई संख्या होती है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो हम उसको समीकरण बोलते हैं। और यदि बीच में बराबर का चिन्ह है, जैसे यहाँ बराबर का चिन्ह है, कुछ संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ है, तो ये हमारा समीकरण हो गया। और समीकरण में हम समीकरण के सारे नियम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b, ये है समीकरण नंबर 1। अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है किस तरह के समीकरण को हल करने के लिए हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो जिसे इसके नीचे मान लो कुछ संख्या, तो हम 1 मान लेते हैं समझने के लिए। किसी संख्या में 1 का भाग करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुणा करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तिर्यक गुणा में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे a, और ऊपर वाली इस संख्या का नीचे गुणा करेंगे। इसको हम बोल रहे हैं तिर्यक गुणा, है ना। यहाँ लिख दो तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करने पर क्या आएगा, b√5 इज इक्वल टू a, ये आ गया। अब हम क्या करें, अब यहाँ भी समीकरण ही है और हम समीकरण का ही नियम लगाएंगे, दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का यदि हम वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर मिटा करके लिखते हैं कि व्हाट हैपेंड इसको ऊपर हम उतार रहे हैं, b√5 इज इक्वल टू a। इस दोनों तरफ का, ये हमारा 5 है भाई, ये ओहो गलत है, ये हमारा b है, b√5 इक्वल टू a, है ना। तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b², 5 का वर्ग करेंगे तो √5 गुणे √5 बराबर 5, ये तो पता होगा। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a², है ना। अब देखते हैं, यहाँ इस समीकरण पर हम विचार करें। यहाँ देखिए b² बराबर है a²/5। बहुत साधारण सी बात है। हम क्या किए हैं, एक समीकरण ही, बीच बराबर के चिन्ह है ना, ये हमारा समीकरण है ना, ये समीकरण हुआ, क्यों, बीच में बराबर के चिन्ह है, कुछ संख्या इधर है कुछ संख्या इधर है। तो इस वाले 5 को हम यहाँ से उठाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो यहाँ 5 गुणा किया हुआ जाएगा, भाग हो जाएगा, b² बराबर a²/5, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, अब हमें क्या करना है, केवल इस संख्या पर विचार करना है। क्या विचार करना है, यदि किसी भी संख्या का वर्ग
किसी संख्या से विभाजित होता है ना। ए का वर्ग है, किसी ए संख्या एक है, किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित होता है तो ये भी निश्चित है कि वो संख्या उस संख्या से भी विभाजित होती है। तो ए जो है यहाँ ए स्क्वायर यदि है, अब यहाँ देखिएगा, जब ए स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो बी स्क्वायर आता है, यानी ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ तब तो ये आया, यानी ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो एक शर्त होती है, यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, तो यानी ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ए 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये कि ए के गुणनखंड में 5 शामिल है, यानी कोई न कोई संख्या सी जरूर है जिसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो ए आएगा। अच्छा, तो एक बात क्लियर हो गई कि ए में यह आता है, यानी कोई पूर्णांक आता है, तो हम केवल इस यहाँ विचार करेंगे, कोई भी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग, संख्या ए है ना, तो यदि ए का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या स्वयं 5 से विभाजित होती है। ये एक नियम है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है? यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होकर बी स्क्वायर बना रहा है तो जाहिर है ए जो है यही ए का वर्ग यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो ये केवल ए 5 से विभाजित होगा। तो कहने का मतलब ये कि ए जो है 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ से ये पता चलता है कि ए का गुणनखंड क्या है? 5 है। यानी जब आप ए का गुणनखंड निकालोगे तो उनमें एक अंक 5 आएगा। अब मान लेते हैं कोई संख्या सी है जिसमें आप 5 का गुणा करते हो तो आता है ए। ये आपको पता लग गया कि ए का गुणनखंड 5 है ना। अब फिर से वापस जाते हैं, सब खत्म करते हैं। अभी आपने देखा था कि √5 इज इक्वल टू ए अपान वी। ये था कि हमें पता करना था कि ए का कोई गुणनखंड है क्या। तो आपको पता लग गया कि ए का गुणनखंड है, वो 5 है, और कोई संख्या वो सी है जिसमें हम 5 का सी का गुणा करेंगे तो ए आएगा। यानी ए का गुणनखंड है वो है 5। अब देखना है बी का भी तो नहीं है। यदि बी का भी गुणनखंड 5 निकल आया तो दोनों का गुणनखंड यदि 5 निकलेगा तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो आपको मासा मिल जाएगा। यदि मासा मिल जाता है तो अर्थ आपकी कहानी उलट जाएगी। यदि मासा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होती तो वो अपरिमेय संख्या होती है। देख लेते हैं, क्रिया यहाँ भी अपनाएंगे, तिर्यक गुणा वाली, ये वाली, ये इसमें फिर से वही कर लीजिए। √5 बी इक्वल टू ए, दोनों तरफ का कर लो वर्ग, तो ये आ जाएगा 5, इसका वर्ग 5, इसका वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर और इसका वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए की नई वैल्यू आपको ये मिल गई है, तो आप यहाँ 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, तो 5 इंटू सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो यही रहेगा, ये 5 बी स्क्वायर ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 और इसका वर्ग हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इस 5 से ये 25 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो कलर बदल के यहाँ हम आपको दिख लेते हैं, ये चीज़ क्या आ गई? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 5। अब वही बात, पुरानी वाली बात, कि यदि कोई संख्या, किसी संख्या b का वर्ग किसी संख्या 5 से विभाजित होता है तो वो संख्या स्वयं 5 से विभाजित होगी। तो आपको पता लगा कि संख्या b का भी कोई न कोई
गुणनखंड है, यहाँ से आपको पता लग रहा है। तो चूँकि दोनों का गुणनखंड है तो 5 इनका क्या आ गया, HCF 5 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। तो चूँकि इसका दोनों में कॉमन संख्या मिल रही है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है।